चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी। सो क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होती है, पर सबसे स्कोरिंग है, सबसे आसान है। बस जो बताता जा रहा हूँ वो समझते जाओ। 100% मार्क्स आ जाएंगे आपके प्रोबेबिलिटी में। मतलब जितने भी मार्क्स आता है, बेसिकली 11 मार्क्स का आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो इसमें स्टार्ट्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले प्रोबेबिलिटी कवर करा रहे हैं, फिर स्टार्ट्स कवर करा देंगे। आराम से कर सकते हो, आराम से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो प्रोबेबिलिटी होता क्या है बेसिकली? सो प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं ऑफ हाउ लाइकली एंड इवेंट इज टू अकर। कितना चांसेस हैं किसी चीज के होने के या ना होने के। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल देके बोलूं कि विराट कोहली ने सिक्का उछाला, ठीक है, और पाकिस्तान ने बोला हेड, तो क्या चांसेस हैं कि इंडिया टॉस जीतेगा? ठीक है, या फिर क्या चांसेस है कि पाकिस्तान टॉस जीतेगा? ठीक है, सो ये क्या है? दीज आर बेसिकली चांसेस। तो यहाँ पे जो ये इवेंट की बात हो रही है बेसिकली, तो इवेंट का मतलब क्या हुआ? जो सिक्का उछाला वो हो गया हमारे लिए एक इवेंट। ठीक है, उसके जो आउटकम्स हो गए हेड या टेल, वो हो गया हमारे लिए इवेंट। ठीक है, सो हेड आया या टेल आया, ये क्या हो गया? ये इवेंट हो गया। तो हमारे लिए है भाई, अगर पाकिस्तान ने टेल्स बोला तो हमारे लिए हेड जो है वो फेवरेबल हो गया। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए टेल्स फेवरेबल हो गया। ठीक है, सो हाउ लाइकली इट इज दैट अ पोजीशन इज ट्रू, प्रोपोजिशन इज ट्रू। सो कोई भी चीज कितने परसेंट चांसेस है कि वो ट्रू होगा या कितने परसेंट चांसेस है वो फॉल्स होगा, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इज अ बेसिकली गेम ऑफ लक। लक के ऊपर होता है, पर लक से भी ज्यादा अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी में आप कोई चीज के होने की या ना होने के चांसेस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? बहुत आसान सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, एफओ, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो किसी भी चीज के होने में जितने भी टोटल आउटकम्स आते हैं उसके नंबर जो होते हैं वो हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और उसमें से जो हमारे लिए फेवरेबल है उसके जो नंबर्स हैं वो हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर में। एंड दिस रेशियो बेसिकली गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, अगर ए एक इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की लाई करती है कहां से कहां तक? 0 से 1 के बीच में। यहां पे हम लोग इक्वल टू का साइन लगा दे तो भी सही होगा। सो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। मिनिमम जो होती है प्रोबेबिलिटी वो होती है 0% चांस हो ही ना कोई चीज, या फिर 100% चांस कोई चीज होगी ही होगी। सो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कहां से कहां लाई करती है? वो 0 से 1 के बीच में हमेशा लाई करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस चीज को लिख लीजिए कॉपी में। ये तो ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। एंड द सेकंड फॉर्मूला की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। दूसरा, अगर दो इवेंट्स दिए हैं ए एंड बी, तो दोनों का सम, अगर प्रोबेबिलिटी का दोनों का सम 1 के बराबर है, जैसे मैं आपसे बोल दूं ए इज एन इवेंट कि कॉइन उछाला तो हेड आएगा। ठीक है, हम कॉइन उछाल रहे हैं और उसमें दो इवेंट्स हो रहे हैं, हेड आने के और टेल आने के। ठीक है, सो हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने के कितने परसेंट चांसेस हैं? भाई आपने सिक्का उछाला, हेड आने के कितने परसेंट चांसेस है? 50%। टेल आने के कितने चांसेस हैं? 50%। ठीक है, सो हेड आने के भी 50% चांस है एंड टेल आने के भी 50% चांस है, यानी दोनों के आने के चांसेस बराबर है, इक्वली लाइकली है। ठीक है, जितना हेड आने के चांसेस हैं उतना ही टेल आने के चांसेस हैं। सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, सो यहां पे देखिए हेड आने के चांसेस 50%, टेल आने के चांसेस 50%, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 100%। अगर यहां से बेसिकली हम फॉर्मूला देखें, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, सो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? देखिए, सो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, जब सिक्के को उछालेंगे तो मैक्सिमम आउटकम्स क्या निकल सकते हैं? मैक्सिमम आउटकम्स निकल सकते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, सो टोटल आउटकम कितने हो गए? टोटल आउटकम हो गए 2, तो इसको हम रख देंगे डिनोमिनेटर में। फेवरेबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी की हेड आए उसकी, तो फेवरेबल इवेंट हमारे लिए यहां पे क्या है? हेड। तो ये फेवरेबल इवेंट कितना है यहाँ पे? 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 हो गया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? टोटल इवेंट्स हैं यहाँ पे 2, हेड टेल, और इसमें से अब हमारे लिए फेवरेबल इवेंट क्या है? टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब यहाँ पे ऐड कीजिए हाफ प्लस हाफ, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 1 के। सो अगर दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर है,
सो एक इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल सा अलजेब्रा यूज करें, नॉर्मल सा एडिशन सब्सट्रैक्शन यूज करें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है तो पी बी को इधर ले जाइए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी निकालनी है तो पी ए को इधर ले जाइए। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब ए डैश क्या होता है, देखिए अगर ए हमने बोला है कि ए जो है वो है इवेंट हेड, तो ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बेसिकली अपोजिट। अपोजिट का मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं नॉर्थ का अपोजिट तो आप बोलोगे साउथ, ईस्ट का अपोजिट आप बोलोगे वेस्ट, दिन का अपोजिट आप बोलोगे रात, ठीक है। सो वैसे ही अगर ए हेड है तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा टेल। भाई हेड का अपोजिट क्या होता है, टेल है। अगर हेड आएगा तो वरना फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो ए का ए डैश क्या है, ए का ए डैश है टेल। सिमिलरली अगर हम बी का बी डैश निकालें, सो बी का बी डैश क्या आ जाएगा, बी का बी डैश आ जाएगा, बी का बी डैश मतलब बी का अपोजिट। बी क्या है, टेल, टेल का अपोजिट हेड, तो यहां से क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सो अपोजिट इवेंट जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी से आपका बेस बनेगा, इसी से आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे करने। बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग इन टर्म्स का यूज करते हैं, ये टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एन ऑपरेशन विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम। तो ऐसी चीज जिसको करने से हमको वेल डिफाइंड आउटकम मिलते हैं। जैसे हमने सिक्का उछाला, तो ये सिक्का उछालना क्या हो गया हमारे लिए, एक्सपेरिमेंट हो गया, क्योंकि हमको यहाँ पे वेल डिफाइंड आउटकम मिले, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिमिलरली एक हमने डाइस रोल किया, डाइस मतलब जो वो लूडो में खेलते हैं ना हम लोग डाइस, वो लूडो वाला डाइस रोल किया, तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई क्योंकि उसमें मैक्सिमम 6 फेसेस होते हैं और 6 नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, लूडो का जो डाइस रोल किया वो क्या हो गया, वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। हमने ताश की गड्डी को फेंटा और उसमें से एक पत्ता निकाला, तो वो क्या हो गया, वो एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट का मतलब बेसिकली क्या हुआ, जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इवेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सो जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के उसको इवेंट कहते हैं। जैसे सिक्के उछालने पे 2 इवेंट हो रहे हैं, या तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, सो दिस इज इवेंट्स। सिमिलरली डाइस को रोल करने में देयर आर 6 इवेंट्स। क्या क्या इवेंट्स हैं, या तो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 4 आ रहा है या 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, सो दीज आर इवेंट्स, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट को करने पे उसके सारे इवेंट्स को हम लोग एक सेट के फॉर्म में लिख दें, उसको हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे यहां पे मैंने डाइस के जो भी आउटकम्स आ रहे हैं इनको सेट्स के फॉर्म में लिख दिया, सो दिस इज अ सैंपल स्पेस फॉर अ रोल ऑफ डाइस। सिमिलरली मैंने हेड टेल को एक सेट के फॉर्म में लिख दिया जो टोटल आउटकम है ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉइन को जो टॉस कर रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके इवेंट्स को हमने क्या किया, आउटकम्स को सेट के फॉर्म में बना दिया, तो ये हो गया सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। समझ में आया। सो सैंपल स्पेस का मतलब जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पे उन आउटकम्स को अगर सेट के फॉर्म में लिख दें, मतलब करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सैंपल स्पेस, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है जिसके होने के चांसेस बिल्कुल बराबर बराबर हैं। इक्वली लाइकली उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। लेट्स से एक लड़का है उसका नाम है लेट्स से अभय, ठीक है, और एक लड़का है उसका नाम है लेट्स से अभिनव, अभिनव, ठीक है। 2 लड़के हैं और एक लड़की है लेट्स से रोज, ठीक। अब रोज जो है बहुत सुंदर सी प्यारी सी लड़की है, और ये रोज लड़की, अब अभिनव चाहते हैं कि रोज से दोस्ती कर लें और अभय भी चाहते हैं कि हम रोज से दोस्ती कर लें, ठीक है। अब ये लड़की क्लास में नहीं आई है, तो क्या चांसेस हैं कि वो अभिनव से बात करेगी या क्या चांसेस हैं कि वो अभय से बात करेगी, ठीक है। अगर वो दोनों को नहीं जानती और दोनों देखने में एक जैसे हैं, बातें भी एक जैसी करते हैं, सब कुछ एक जैसा है, तो उस केस में दोनों से बात करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 50%, 50%, ठीक है। यानी ऐसे इवेंट को कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली क्यों, क्योंकि दोनों से बात करने की जो रोज की प्रोबेबिलिटी वो बराबर बराबर है, सो दैट इज नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। अब यहां पे ये कह दे कि भाई अभय जो लड़का है वो बिल्कुल ऋतिक रोशन लगता है,
बहुत स्मार्ट है, जब बोलता है तो बहुत अच्छी बातें बोलता है और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत ज़बरदस्त फिजिक बनी हुई है। और ये जो अभिनव है ये बेचारा ऐसे ही है, बिलो एवरेज, ठीक है, बिलो एवरेज लड़का है। इस केस में अब रोज अभय से बात करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सो भाई दोनों में से अगर कोई अप्रोच करेगा रोज की तरफ, तो रोज किसके पास जाएगी भाई? जाहिर सी बात है खूबसूरती के पास जाएगी, ठीक है, अच्छाई के पास जाएगी, क्योंकि वही आपको अट्रैक्ट करता है। सो रोज किससे बात करेगी? अभय से बात करेगी। सो ये इवेंट कैसा हो गया? ये हो गया एक श्योर इवेंट या फिर एक सर्टेन इवेंट। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा आउटकम जो होना ही होना है। जैसे शोले का सिक्का था, उसमें वीरू या जय कोई भी उछाले, वो आता हमेशा क्या था? हेड ही आता था, ठीक है, और हमेशा जीतता कौन था? जय जीत जाता था, वीरू हार जाता था, ठीक है। सो ऐसा क्यों था? क्योंकि दोनों तरफ ही हेड था। तो वो कैसा इवेंट हो गया? श्योर इवेंट हो गया। श्योर इवेंट क्यों? क्योंकि जब भी आप सिक्का उछालेंगे आपको हेड ही मिलेगा। सो दैट इज 100%। तो उसमें कोई चांसेस की बात ही नहीं, हमेशा एक ही चीज आएगी। सो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? और हम ये कहें कि भाई अभिनव जो है वो बिल्कुल देखने में बिल्कुल बिलो एवरेज है, ना उसको कुछ अच्छा आता है ना कुछ आता है, जब जाता है उसकी नाक बहती रहती है, बहुत अनटाइडी सा रहता है, गंदा सा है, बिल्कुल मलिच टाइप का। अब रोज अभिनव से बात करेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? 0%, कोई चांस नहीं है बात करने का। बात करने के लिए आपके अंदर पर्सनालिटी होनी चाहिए, दम होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, स्मार्टनेस होनी चाहिए। सो ये होगा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया एक ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे हम बोले शोले वाला सिक्का उछाले और टेल आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों तरफ हेड है, आप उछालोगे तो हेड ही आएगा, टेल कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। सो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है ऐसे इवेंट्स जिनके होने के चांसेस बराबर बराबर हैं। जैसे सिक्का उछालने पे हेड आने के भी उतने ही चांसेस हैं जितना टेल आने के, ठीक है। सो ये हो गए इक्वली लाइकली। श्योर और सर्टेन मतलब जो 100% होना ही होना है, और इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन करने से पहले फिर से मैं बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमको यहाँ पे पकड़ के चलना है। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है? देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको सैंपल स्पेस बना लेना है। सैंपल स्पेस का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया था, सेट्स जिसमें सारे आउटकम्स हम लोग लिख लेते हैं। सो सारे आउटकम का सेट, उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। सो अगर हमने एक डाइस को रोल किया है, सो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा? ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आउटकम आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? सैंपल स्पेस। सो दिस इज आर बेसिकली सैंपल स्पेस, ठीक है। सो यहां से सबसे पहले हमने बना लेना है अपना सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस बनाने से हमको पता क्या चल गया? हमको पता चल गया कि टोटल आउटकम्स यहां से कितने हैं। सो टोटल आउटकम्स यहां से हैं 6। टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 टोटल आउटकम है। अब पहले पार्ट में क्या कह रहा है? अ प्राइम नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको एक प्राइम नंबर मिलेगा, ठीक है। सो हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से फर्स्ट पार्ट में एक इवेंट माना ए, इवेंट ए, इसको लिख लिया, इवेंट ए इज डिफाइंड एज getting a prime नंबर। तो हमने मान लिया एक इवेंट ए बना लिया, एक ए हमने डिफाइन कर दिया कि ए जो है वो क्या है? गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ए एक इवेंट है जिसमें हमको क्या मिल रहा है? प्राइम नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब अगर ए इज अ इवेंट, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज प्राइम नंबर। अब फेवरेबल आउटकम समझिए। फेवरेबल आउटकम हमको यहाँ पे क्या चाहिए? हमको यहाँ पे चाहिए प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? पहला प्राइम नंबर है 2 3 एंड 5। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा। सो 2 3 5 दीज आर द बेसिक प्राइम नंबर्स। टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। सो प्रोबेबिलिटी दैट a prime number occurs, the prime number is there on the top of getting a prime number, so इसकी probability क्या आ जाएगी? 50%, 1/2। Similarly second part देखते हैं। so second part में कह रहा है a number lying between 2 and 6।
सो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा इवेंट डिफाइन कर देते हैं. इवेंट बी इज डिफाइंड एज नंबर बिटवीन 2 एंड 6. तो ठीक है. सो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको पहले डिफाइन कर दीजिए. तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया. सो यहाँ से निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब हो गया यहाँ से दैट नंबर बिटवीन 2 एंड 6. तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? तो देखिए 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5. सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स. सो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3 आउट ऑफ टोटल आउटकम 6. सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2. सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ गई हाफ के बराबर. ठीक है. सिमिलरली थर्ड पार्ट देखते हैं. कह रहा है एन ऑड नंबर. अब यहाँ पे चूज कीजिए ऑड नंबर कौन कौन से हैं. सो यहाँ पे ऑड नंबर हैं 1, 3, 5. सो टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं? 3. सो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारा? 3. सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इवेंट सी इज डिफाइंड एज ऑड नंबर्स. ठीक है. सो यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम. ऑड नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 3. सो फेवरेबल आउटकम हो गए 3 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6. सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? फिर से 1/2. सो लकीली तीनों का आंसर 1/2 आ गया. वैसा ऐसा होता नहीं है, आंसर अलग अलग आता है. ठीक है. सो पॉज कर लीजिए इसको और लिख लीजिए. इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कह रहा है अगेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. अब हमने डाई को 2 बार फेंका. अब देखिए समझिएगा, अगर हम डाई को 2 बार फेंके, मतलब हमने एक बार फेंका, उस पे जो नंबर आया वो लिख लिया, फिर से हमने डाई को फेंका, अब जो नंबर आया वो भी लिख लिया. ठीक है. सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू throwing 2 dices at a time will be equivalent to throwing a dice 2 times. मतलब एक डाई को अगर आप 2 बार थ्रो करें, that will be equivalent to आप 2 डाइसेस एक साथ रोल करें. 2 डाई एक साथ रोल करें, एक ही बात है. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर आप एक डाई को 2 बार रोल करोगे तो देखिए इसका सैंपल स्पेस मैं बना के दिखाता हूं आपको. काफी लंबा चौड़ा सैंपल स्पेस बनेगा. अब देखिए समझिएगा, अगर ये 2 डाई है, ठीक है, हमने पहले क्या किया? एक डाई को रोल किया, ठीक है, फिर दूसरे डाई को रोल किया, तो 2 नंबर्स आएंगे हमारे पास. पहले पे 1, दूसरे पे 1. सिमिलरली हमने एक ही डाई को 2 बार रोल किया, तो पहले एक बार रोल किया तो 1 नंबर आया, फिर एक बार रोल किया फिर दूसरा नंबर आया, तो यहां पे भी हमको 2 आउटकम मिले. या फिर हम इन दोनों डाई को पकड़ के और फिर रोल कर दे, तब भी हमको क्या मिलेंगे? 2 आउटकम मिलेंगे. अब ये आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, लॉजिक लगाना पड़ेगा. सो ये आउटकम्स हो सकते हैं कि दोनों पे 1 1 आ जाए, या फिर पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, या पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ जाए, या पहले पे 1 दूसरे पे 4 आ जाए, या पहले पे 1 दूसरे पे 5 आ जाए, या पहले पे 1 दूसरे पे 6 आ जाए. ऐसा हो सकता है. तो हमने क्या किया? पहले वाले को 1 पे रोक दिया और बाकी उस पे कोई भी नंबर आ सकता है. तो ये ऐसा हो सकता है. सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे भी 2 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, एंड पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए. तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है. ठीक है. सिमिलरली इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाए, एंड 3 6 आ जाए. सिमिलरली इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, एंड 4 6 आ जाए. ये भी हो सकता है. सिमिलरली ये भी हो सकता है कि 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4, 5 5, एंड 5 6. लास्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, एंड 6 6. सो ये हो गए हमारे टोटल आउटकम. और इन टोटल आउटकम्स को हमने क्या किया? सेट के फॉर्म में लिख लिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया. सो दिस इज बेसिकली आर सैंपल स्पेस. ठीक है. अब यहां पे टोटल इवेंट्स कितने अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6.
1 2 3 4 5 6, तो 6 रो हैं, 6 कॉलम हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लें। सो 6 इंटू 6 दैट इज 36। सो हमारे टोटल आउटकम यहाँ से कितने आ गए, टोटल आउटकम यहाँ से आ गए 36। सो जब भी दो डाई को रोल किया जाएगा या फिर एक डाई को दो बार रोल किया जाएगा तो जो टोटल आउटकम होंगे वो किसके बराबर होंगे, 36 के बराबर होंगे। सो बेसिकली इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला ये होता है टोटल आउटकम टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। ये जो है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, ये पावर में है, ठीक है। सो टोटल आउटकम टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, मतलब किसी भी आउटकम में टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, इसको निकालने का ये छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है। जैसे हमने क्या बोला, टोटल आउटकम, जैसे एक डाई को रोल करने में टोटल आउटकम क्या आते हैं, टोटल आउटकम आते हैं 6, ठीक है। अब एक डाई को कितनी बार रोल किया जा रहा है, यहाँ पे एक डाई को दो बार रोल किया जा रहा है, या फिर कहे दोनों डाइस को रोल किया जा रहा है, तो 6 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 36। सो इस फॉर्मूले से हमको पता चल गया कि दो डाइस को जब रोल करेंगे तो टोटल 36 आउटकम्स आएंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया या एक सिक्के को दो बार उछाला गया, बात एक ही है। अब एक सिक्के को उछालने में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आते हैं, दो आते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। कितनी बार उछाला गया, दो बार उछाला गया। सो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स आ जाएंगे 4 के बराबर। कौन कौन से आ जाएंगे बता देता हूं आपको यहाँ पे। सो आ जाएंगे, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो काउंट कर लीजिए टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जड़ी बूटी है बिल्कुल, ये ब्रह्मास्त्र है जो हर जगह यूज होगा ही होगा। इस फॉर्मूले को बिल्कुल लिख लीजिए, टोटल आउटकम टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। बस ये फॉर्मूला अगर आपने लिख लिया, ये फॉर्मूला अगर आपने दिल में बसा लिया, तो आप कभी भी यहाँ पे कोई छोड़ेंगे नहीं। वरना कभी कभी होता क्या है कि जब हम ये सैंपल स्पेस बना रहे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हमसे गलती से छूट जाते हैं, ठीक है। सो ऑल्दो तेरी उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, पर गलती से मिस्टेक करनी नहीं है, क्योंकि मिस्टेक करेंगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे सारे नंबर्स सारे आउटकम्स हम लोग लिख पाए, इसके लिए ये फॉर्मूले को दिल में बसाना है, उसको जगह देनी है, ठीक है। सो यहां से अगर हम लोग काउंट करें, देखिए तो 36 आउटकम्स आ रहे हैं, और इस फॉर्मूले के हिसाब से भी 36 हैं। यहां पे अगर हम लोग देखें, दो सिक्के को एक साल उछालने वाली बात अगर देखें तो टोटल आउटकम 4 है, यहां से भी टोटल आउटकम 4 है, ठीक है। अब दो सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिएगा, नीचे कमेंट में डालिएगा कि अगर दो सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, राइट इन द कमेंट, ठीक है। चलिए, सो ये सिक्के वाली बात तो वापस कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं। सिक्के वाले से हमको कोई मतलब नहीं था, ये इसको मिटाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे यूज का था ताकि कोई भी सैंपल स्पेस में कोई भी इवेंट हमारा मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम मतलब 5 दोनों बार नहीं आएगा, ठीक है। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम मतलब दो बार जब हम रोल करेंगे डाइस को तो 5 दोनों बार नहीं आएगा। अब देखिए 5 दोनों बार नहीं आएगा, तो यहां पे देखिए अगर समझा जाए तो यहां पे टोटल आउटकम्स हमने देख लिए। अब इसमें कह रहा है 5 दोनों बार नहीं आएगा, मतलब ये वाला आउटकम हमारा नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा मतलब बाकी के आ सकते हैं। सो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट यहाँ पे हुआ क्या, हमारे लिए फेवरेबल इवेंट हुआ कि इसको छोड़ के बाकी सारे इवेंट्स हमारे लिए क्या हो गए, फेवरेबल इवेंट हो गए। भाई यही तो मतलब हुआ 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। आइदर टाइम मतलब दोनों टाइम रोल करने पे 5 नहीं आना चाहिए, पहले पे भी 5 नहीं आना चाहिए, दूसरे पे भी 5 नहीं आना चाहिए। सो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमको यहां से देखना है कि हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या है। सो फेवरेबल आउटकम हमारे लिए है कि 5 ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए सब हमारे लिए फेवरेबल है, सब झेल लेंगे, सब सह लेंगे, लेकिन 5 नहीं सह पाएंगे, ठीक है। सो इस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें इस इवेंट की, अगर इस इवेंट को हमने बोला लेट से ए, और हम यहां से प्रोबेबिलिटी निकालें ऑफ इवेंट ए दैट इज 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे लिए सारे इवेंट्स एक्सेप्ट 5,5। सो टोटल 36 में से एक माइनस कर दो तो कितना हो गया 35, ये हो गया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितना है 36। सो द आंसर इज 35/36, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, 5 विल कम एट लीस्ट वंस। अब ये समझिएगा खतरनाक क्वेश्चन कर दिया, लेवल बढ़ गया है। 5 विल कम एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट वंस का मतलब है
5 कम से कम एक बार तो आएगा, कम से कम एक बार आएगा मतलब एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, ठीक है। सो 5 विल कम एटलीस्ट 1 का मतलब है 5 कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा बार दो बार भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो डाइस को रोल कर रहे हैं। तो देख लेते हैं 5 एक बार कहां कहां पे आ रहा है, ठीक है। सो ये जो हमने इसको क्रॉस किया था, इसको क्रॉस नहीं करते हैं क्योंकि सेकंड में हमको ये क्रॉस नहीं चाहिए। सो इसको हम लोग वापस लिख लेते हैं, ये था 5,5, ओके। अब कह रहा है 5 एटलीस्ट एक बार आएगा ही आएगा। अब कहां कहां पे आ रहा है देख लेते हैं। सो एक तो इस पे आ रहा है, एटलीस्ट 1, एक इस पे आ रहा है, ये सब पे आ रहा है, देखिए सब पे आ रहा है एक बार, 5 इस पे दो बार भी आ रहा है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम एक बार, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक से ज्यादा बार आ गया, 5 5 आ गया, तो ये भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसी में, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। और कहाँ 5 5 आ रहा है, तो 5 कम से कम एक बार आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है एक बार। ये सारे इवेंट्स हो गए, ठीक है। सो सैंपल स्पेस बनाने पे जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि दिखने लगता है क्या चीज है क्या चीज नहीं है, और जो पूछा जाता है वहां से हम फेवरेबल आउटकम्स आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमने निकाल लिया, तो यहां पे हमको क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो अगर इसको हम बोले लेट से इवेंट बी, सो यहां से फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, 5 विल कम एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार आएगा, एक से दो बार भी आ सकता है। सो दो बार वाली कंडीशन यहां से ले ली, तो इनको टोटल काउंट किया तो ये कितने हो गए 6, और ये कितने हो गए 5, क्योंकि ये ऑलरेडी ये दोनों में आ रहा है तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है। सो 6 5 11, सो फेवरेबल आउटकम हो गए 11 अपॉन टोटल आउटकम हो गए कितने 36। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो ये हमारा आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो दैट इज 11/36, ठीक है। सो देखिए सैंपल स्पेस बनाने में थोड़ा सा समय लगा, थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन इससे क्वेश्चन सॉल्व चुटकियों में हो गया, हमको सब कुछ दिखाई दे गया, ठीक है। सो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, ठीक है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस मैं पूरा यहां पे बना नहीं रहा हूं, पीछे वाले क्वेश्चन में जो सैंपल स्पेस था उसी को यूज करते हैं। अब ये डबलेट का मतलब क्या होता है, डबलेट का मतलब होता है बेसिकली कि हमको दोनों डाइस पे सेम नंबर मिले, मतलब पहले पे भी 1 दूसरे पे भी 1, या फिर पहले पे भी 2 दूसरे पे भी 2, पहले पे 3 दूसरे पे 3, पहले पे 4 दूसरे पे 4, पहले पे 5 दूसरे पे 5 एंड पहले पे 6 दूसरे पे 6। तो बस यही आउटकम्स बन सकते हैं। सो इसी को हम लोग कहते हैं डबलेट, ठीक है। डबलेट का मतलब क्या हो गया, डबलेट का मतलब हो गया कि ये जितने भी डाई पे जो भी नंबर आ रहे हैं ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो डबलेट आने को अगर हम लेट से बोल दें इवेंट ए is getting a doublet, so probability of getting A will be equal to favorable outcome। so favorable outcome हमारे ये हैं doublet के, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 6 आउट ऑफ टोटल आउटकम। सो टोटल आउटकम दो डाइस को जब रोल करेंगे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, दो डाई को रोल किया जाए या एक डाई को दो बार रोल किया जाए, बात एक ही है। सो उस हिसाब से जो फेवरेबल आउटकम हो गए वो हो गए 6 और टोटल आउटकम हो गए 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज ऑलवेज 7। अब सम जो आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, दोनों डाइस का जो नंबर आ रहा है, दोनों पे जो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं उनको अगर सम करेंगे तो सम करने पे 7 आना चाहिए। ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है इस समय, ठीक है। सो दोनों पे सम 7 आना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, तो ये सैंपल स्पेस आप बना लेंगे, यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमको सम मिल रहा है 7 के बराबर। तो देखिए 7 कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ मिल रहा है 7, 1 और 6 पे 7 मिल रहा है, ठीक है। 3 और 4 पे 7 मिल रहा है, 4 और 3 पे 7 मिल रहा है, और कहाँ पे 7 मिलेगा, 5 और 2 पे 7 मिल रहा है, 2 और 5 पे भी 7 मिल रहा है, और कहाँ 7 मिल रहा है, और कहीं पे भी 7, हाँ 6 और 1 पे 7 मिल रहा है, 1 और 6 पे भी 7 मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमको ये सारे नंबर्स है जिन पे हमको सम क्या मिल रहा है, जिन पे हमको सम मिल रहा है 7 का, ठीक है। सो 6 1 1 6 2 5 5 2 3 4 4 3, काउंट कर लेते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए यहाँ से 6 अपॉन टोटल आउटकम हो गए 36। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि सम जो आएगा दोनों डाइस पे वो किसके बराबर आएगा, 1/6 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन
कह रहा है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे डाइस के कलर अलग अलग कर दिए भाई, रंगीन क्वेश्चन कर दिया। कह रहा है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस हैं, सो 1 ब्लू है, इसको मान लेते हैं ब्लू, और इसको मान लेते हैं ग्रे कलर का, ठीक है। सो 2 डाइस हैं यहाँ पे, ये ब्लू कलर का, ये ग्रे कलर का, दोनों को थ्रो किया जा रहा है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो भाई पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल आउटकम यही होंगे। सो इसको हमने ऑलरेडी लिख लिया है क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। कह रहा है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई इज 8, 13 या फिर एट लीस्ट और इक्वल टू 12, ठीक है। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो सम आएगा वो 8 आएगा? तो देखिए 8 वाले सम के लिए कौन कौन से नंबर्स आएंगे डाइस पे? 2 6 पे 8 आ सकता है, 6 2 पे 8 आ सकता है, 5 3 पे 8 आ सकता है, 3 5 पे 8 आ सकता है, 4 4 पे 8 आ सकता है। दैट्स इट। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम। अब ये सर ने कैसे लिखा? तो भाई मैं पढ़ाता हूँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, तो इसलिए मुझे पता है कि इन नंबर्स पे आता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको करना क्या है, सैंपल स्पेस बना लेना, यहाँ से अपने आप काउंट कर लो, किस पे 8 आ रहा है उसको काउंट कर लो, तो इसी पे 8 आएगा, ठीक है। सो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। कितने हो गए? 5 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, आउट ऑफ हाउ मेनी? आउट ऑफ टोटल 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 5/36 की सम आ रहा है 8 के बराबर। अब कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम आएगा 13 के बराबर। अब देखिए दोनों डाइस पे जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है वो है 6 एंड 6। अब 6 और 6 को ऐड करो तो कितना आएगा? 12। यानी मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम सम जो आ सकता है दोनों डाइस का वो कितना आ सकता है? 12। 12 से ज्यादा नहीं आ सकता है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि सम कितना है? 13। सो फेवरेबल आउटकम हो गया 0, टोटल आउटकम हो गया 36। 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, सो आंसर हो गया 0। इसी को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों पे भाई मैक्सिमम नंबर 6 है। तो अगर आप दोनों डाइस को रोल करेंगे तो मैक्सिमम 12 ही तो आ सकता है, 12 से ज्यादा थोड़ी ना आ सकता है। सो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा वो हो गया 0, टोटल आउटकम हो गया 36। देयरफॉर यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो गई 0, नील बटे सन्नाटा, घंटा खत्म, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। कह रहा है सम लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू 12 मतलब या तो 12 से कम या फिर 12 के बराबर, ऐसा सम होना चाहिए। तो अब देखिए लेस देन और इक्वल टू 12, तो 12 या 12 से कम सम होना चाहिए। अब 12 या 12 से कम सम में क्या आ जाएगा? देखिए 12 या 12 से कम सम होना चाहिए। सो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो ये होता है जब सम आ रहा है 12। 12 से कम में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सारे ही आ जाएंगे 12 से कम में। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 12 से कम में ही आ जाएंगे। तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये फेवरेबल आउटकम यहां से आ जाएगा 36, टोटल आउटकम आ जाएगा 36, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। सो दैट मींस अगर दो डाइस हम रोल करेंगे तो हमेशा 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 जो भी सम आएगा वो या तो 12 आएगा या 12 से कम ही आएगा, ठीक है। सो ये 100% इवेंट हो गया, ये श्योर इवेंट हो गया, होना ही होना है। अब मैं आपसे बोलूं कि एक सिक्का उछाले जिसमें दोनों तरफ हेड है, बताइए हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो भाई दोनों तरफ हेड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी, ठीक है, 1 by 1। सिमिलरली यहां पे भी यही हुआ कि सम 12 या 12 से कम आए तो भाई कोई भी दो डाइस रोल करेंगे, चाहे वो ग्रे हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, कोई भी कलर का हो, लेकिन जो सम आएगा वो सम क्या आएगा? सम तो वही आएगा, नंबर तो वही होते हैं, कलर चेंज कर दो चाहे जो भी कर दो, ठीक है। सो कलर से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा फिर से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सो हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा, विच इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, 1 का मतलब है श्योर इवेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, श्योर या सर्टेन इवेंट्स क्या होते हैं, एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए डाइस के ऊपर, ठीक है। सो ये बेसिकली सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको बढ़िया समझ में आया होगा, मज़ेदार समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये क्लास अटेंड की। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोबेबिलिटी
इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। सो जो लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी की थी उसके आगे आज हम लोग कार्ड्स के और कुछ कॉइन्स के क्वेश्चंस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस फॉर कार्ड्स लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कार्ड्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कितने होते हैं इन नंबर्स, ठीक है। प्लस बहुत सारे बच्चे ये ऑलरेडी जानते होंगे, जो बच्चे खेलते हैं ताश उनको पता होगा, जो नहीं खेलते हैं उनको नहीं पता होगा, तो सबको पता चल जाए इसलिए। सो देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, टोटल जो होते हैं वो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। 52 में 26 आर ब्लैक एंड 26 आर रेड। सो 52 प्लेइंग कार्ड्स टोटल होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं एंड 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। सो ये वाले जो ब्लैक वाले कार्ड्स हैं टोटल ये 26 हैं, और ये वाले जो रेड वाले कार्ड हैं ये भी टोटल 26 हैं। सो 26 + 26 इज 52, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 सूट्स होते हैं। सूट्स का मतलब होते हैं 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स। 4 सूट्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे ये वाले जो आपको फर्स्ट रो में दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्लब्स, ठीक है। हिंदी में कहते हैं चिड़ी। देन दिस इज नोन एज स्पेड्स, हिंदी में कहते हैं हुकुम या फिर काला पान। देन दीज टाइप ऑफ कार्ड्स आर नोन एज हार्ट्स, और हिंदी में इनको कहते हैं लाल पान या फिर पान। एंड द फोर्थ इज डायमंड्स, हिंदी में जिसको हम लोग ईट कहते हैं। तो अंग्रेजी का डायमंड हिंदी में ईट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये अंग्रेजी की पावर है और हिंदी की पावर है कि डायमंड को भी ईट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दीज टोटल कार्ड्स, ईच सूट हैज 13 कार्ड्स। हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। सो टोटल अगर ऐड करें 13 4 ज़ा 52, सो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हर टाइप के 4 कार्ड्स होते हैं। जो 3 है वो 4 इन नंबर, 4 आर 4 इन नंबर, 5 आर 4 इन नंबर। सिमिलरली ये सारे कार्ड्स जो हैं वो सब 4 4 होते हैं इन नंबर, यानी हर वैल्यू के 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जे, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जैक, हिंदी में इसको बोलते हैं गुलाम, ठीक है। दिस इज नोन एज क्वीन, ये जो क्यू दिखाई दे रही है दिस इज क्वीन, हिंदी में इसको बेगम बोलते हैं। एंड के को हम लोग किंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बादशाह बोलते हैं। तो क्योंकि इनको बादशाह बोलते हैं तो ये बेगम होती हैं, ठीक है। सो दीज आर द कार्ड्स। अब ये जो 3 टाइप के कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें फेसेस बने हुए हैं, इनका स्पेशल नेम होता है, इनको कहा जाता है फेस कार्ड्स। तो ये फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सब नंबर वाले होते हैं। नंबर वाले कहाँ से शुरू होते हैं? ये 2 से शुरू होते हैं अप टू 10। और ये जो फर्स्ट वाले जो ए दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं एस, या फिर हिंदी में उसको कहते हैं इक्का, ठीक है। सो अगर ये वाले तीनों टाइप के कार्ड्स देखे जाएं तो इनको कहते हैं फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स टोटल जो होते हैं दैट इज 12, 4 4 4 टोटल हो गए 12, ठीक है। एक स्पेशल टाइप के कार्ड्स भी होते हैं इसमें, जिनको हम लोग कहते हैं ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड्स में क्या क्या होते हैं? ऑनर कार्ड्स में आपके फेस कार्ड्स के साथ ये 4 एसेस भी होते हैं। सो टोटल ऑनर कार्ड्स हो जाते हैं 16। सो ऑल दीज जे क्यू के अलॉन्ग विद ऑल द एसेस आर नोन एज ऑनर कार्ड्स। तो इनको ऑनर कार्ड्स बोला जाता है, ठीक है। टोटल 16 नंबर में होते हैं ऑनर कार्ड्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे प्लेइंग कार्ड्स, ठीक। सो जिसको नहीं आता वो यहाँ पे लिख लीजिए, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफर्ड विद देयर फेसेस डाउनवर्ड। तो कह रहा है 5 कार्ड्स है, कौन कौन से? 10 का, ठीक है, 10 का जैक जे क्यू किंग एंड एस। तो 10 जे क्वीन किंग एंड एस, ये 5 कार्ड्स हैं। और 5 के 5 किसके हैं? डायमंड्स वाले कार्ड हैं। ये सारे डायमंड्स वाले कार्ड हैं, ठीक है, यानी रेड कलर के होंगे, डायमंड वाले कार्ड है, ठीक। सो इसको बैक कर देते हैं, ऐसा डायमंड बना देते हैं। ये इस तरीके वाले डायमंड्स वाले कार्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। आर वेल शफर्ड विद देयर फेसेस डाउनवर्ड। तो फेस नीचे की तरफ है, हमको पता नहीं है उसमें क्या है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। तो इन 4-5 कार्ड्स को फेंटा जाता है और उसके बाद नीचे रख दिया जाता है और एक रैंडमली एक कार्ड चूज किया जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट जो कार्ड है वो क्वीन है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ये हमको निकालनी है। सो टोटल आउटकम्स यहाँ से कितने हैं? टोटल आउटकम्स, सो टोटल आउटकम्स है यहाँ पे 5, क्योंकि टोटल 5 कार्ड्स हैं।
5 में से क्वीन कितनी है, सो दैट इज द फेवरेबल आउटकम फॉर आवर दिस क्वेश्चन। सो क्वीन एक ही है, सो क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/5। सो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन विल बी 1/5। ठीक है, सो टोटल आउटकम्स हमने लिख लिया, टोटल आउटकम आ गए 5, फेवरेबल आउटकम एक ही था, सो इसलिए प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कार्ड्स इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अ कार्ड इज ड्रॉन होना चाहिए, थोड़ी सी गलती है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सो प्रोबेबिलिटी दैट जो कार्ड हमने निकाला है वो रेड कार्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं, सो टोटल आउटकम आ गया 52। अब 52 में रेड कार्ड्स कितने होते हैं, मैंने बताया था 26 रेड एंड 26 ब्लैक, सो रेड कार्ड हो गए 26, तो आउटकम कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। सो रेड कलर का कार्ड होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। उसके बाद कह रहा है प्रोबेबिलिटी की किंग है या फिर जैक है, किंग और जैक, सो के और जे। सो किंग और जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो किंग हो या जैक हो। ठीक है, सो टोटल कितने किंग होते हैं, टोटल 4 किंग होते हैं और टोटल 4 जैक्स होते हैं। ठीक है, तो जो पत्ता हमने निकाला है वो या तो किंग हो या जैक हो, तो टोटल 4 + 4 कितना हो गया 8, यानी ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। सो फेवरेबल आउटकम हो गया 8 के बराबर, अपॉन टोटल कितने पत्ते हैं, टोटल 52 हैं, सो इसको हमने यहाँ से डिवाइड किया। ठीक है, सो इसको डिवाइड किया 2 से, 2 4 टाइम्स एंड 2 26 टाइम्स। ठीक है, सो इसको और कैंसिल कर सकते हैं, सो 2 2 टाइम्स एंड 2 13 टाइम्स, सो ये आ गया 2/13 के बराबर। ठीक है, सो या तो किंग है या तो जैक है, तो इसका मतलब है आठों में से कोई कार्ड हो सकता है, तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, आठों कार्ड। ठीक है, ऑल द 8 कार्ड्स। सो फेवरेबल आउटकम में लिखा 8, टोटल आउटकम में लिखा 52, सो प्रोबेबिलिटी हो गई 8/52, सिंप्लीफाई करके 2/13। इसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना ही किंग होना चाहिए ना ही क्वीन होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो फिर से देखते हैं, किंग टोटल कितने होते हैं 4, क्वीन टोटल कितनी होती हैं 4, तो ना ही किंग होना चाहिए ना ही क्वीन होनी चाहिए। तो अब देखिए टोटल पत्ते कितने हैं, टोटल प्लेइंग कार्ड्स हैं 52, 52 में से ये 8 नहीं होने चाहिए, तो ये 8 हटा देते हैं। अगर 8 हटा देंगे 52 में से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, यस 44 कार्ड्स हो जाएंगे। सो अगर 52 में से 8 कार्ड्स रिमूव कर दिए गए हैं तो कितने हो गए 44, तो नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, नाइदर अ किंग ना ही किंग हो एंड और ना ही क्वीन हो। सो किंग भी ना हो क्वीन भी ना हो, तो किंग और क्वीन को हटा दिया, बाकी सारे पत्ते हमारे लिए फेवरेबल। सो बाकी कितने बचे 44 आउट ऑफ हाउ मेनी 52, सो इसको कैंसिल करेंगे, सो 4 11 टाइम्स 4 13 टाइम्स, सो ये आ जाएगा 11/13 के बराबर। ठीक है, सो नाइदर अ क्वीन नॉर अ किंग, ना ही क्वीन हो ना ही किंग हो, तो क्वीन और किंग को हमने टोटल 52 कार्ड्स में से हटा दिया है, बचे हुए कार्ड्स हमारे लिए फेवरेबल कार्ड्स हो गए, सो 44 फेवरेबल हो गया आउट ऑफ 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सो ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड, तो स्पेड का जैक, स्पेड की क्वीन और स्पेड का किंग हटा दिया जाता है। स्पेड क्या होता है, ये वाला, दिस इज स्पेड, तो इसका फेस कार्ड हटा दिया, फेस कार्ड मैंने आपको बताया जे क्यू के, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, सो 3 कार्ड्स यहां से रिमूव कर दिए गए हैं। कह रहा है अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब 3 कार्ड्स हटा दिए गए हैं, सो टोटल कार्ड्स कितने बचे, सो टोटल कार्ड्स जो हमारे पास बचे हमारे पैक में दैट इज 49, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से 3 हटा दिए गए, कितने बचे 49। ठीक है, अब कह रहा है अ ब्लैक फेस कार्ड, तो कह रहा है जो बचे हुए कार्ड हैं उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ब्लैक फेस कार्ड होगा। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, देखिए टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12, मैंने आपको बताया था टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12, जिसमें कौन कौन से होते हैं, जिसमें होते हैं आपके 3 स्पेड्स के, ठीक है, 3 क्लब्स के, 3 डायमंड के एंड 3 हार्ट के।
ठीक है। सो ये जो डायमंड एंड हार्ट होते हैं ये दोनों रेड होते हैं और स्पेड्स एंड क्लब्स होते हैं ये वाले ब्लैक होते हैं। तो इनमें से देखिए क्या कह रहा है कि 49 बचे हुए कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कलर का फेस कार्ड होगा। तो देखिए ब्लैक कलर के फेस कार्ड में से ये जो स्पेड्स थे ये तो ऑलरेडी हमने हटा दिए हैं, तो क्योंकि ये गड्डी से निकाल दिए गए हैं तो ये तो हैं ही नहीं हमारे पास, इनको अलग कर दिया। अब हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स बचे कितने ब्लैक कलर के, सो हमारे पास ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स बचे 3 और टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, टोटल हमारे पास कार्ड्स हैं 49, क्योंकि 52 में से 3 कार्ड्स हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिए हैं। सो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, सो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ द फर्स्ट पार्ट एज 3/49। ठीक है, सेकेंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो सेकेंड पार्ट में कह रहा है क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए टोटल कार्ड्स अगेन 49 थे, जिस 49 में से एक क्वीन तो हम निकाल चुके हैं, टोटल क्वींस कितनी होती हैं 4 में से एक रिमूव हो चुकी है, तो बची क्वींस कितनी 3 आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल कार्ड्स, आउट ऑफ 49 कार्ड्स। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/49। ठीक है, सो एक क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 4 क्वींस थी, फेवरेबल आउटकम टोटल 4 थे, 4 में से एक क्वीन को पहले ही हटा चुके हैं, बची कितनी 3 क्वींस, सो फेवरेबल आउटकम हो गया 3, टोटल आउटकम हो गया 49। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पार्ट निकालेंगे, अ ब्लैक कार्ड। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स जो होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। 26 में से कितने हम लोग ब्लैक कार्ड्स निकाल चुके हैं, 3 निकाल चुके हैं। सो टोटल ब्लैक कार्ड्स लेफ्ट will be equal to 26 minus 3, that is 23. So 23 black cards अब बचे हैं हमारे पास। कह रहा है एक पत्ता निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कार्ड है। सो ब्लैक कार्ड में फेवरेबल आउटकम, टोटल कितने ब्लैक कार्ड्स बचे हमारे पास, आउट ऑफ 26 23 बचे हैं और टोटल कार्ड्स कितने हैं 49। सो ये आ गया 23/49। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यहां पे द किंग एंड अ जैक, द किंग एंड अ जैक, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। द किंग एंड अ जैक, सो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हार्ट। सो अ किंग and a jack of clubs are removed from a deck of 52 playing cards and the remaining cards are shuffled. shuffled का मतलब है उनको अच्छे से फेंट लिया गया है। ठीक है, कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट। तो कह रहा है किंग क्वीन और जैक, फिर से किंग क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स। क्लब्स का मतलब क्या होता है, ये जो ब्लैक वाले होते हैं ये होते हैं क्लब्स। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खूबसूरत है, सो फिर से बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ साफ बनाने की। हाँ अब सही बना है थोड़ा थोड़ा। तो ये वाला जो होता है ये होता है क्लब्स। ठीक है, सो किंग क्वीन और जैक क्लब्स के निकाल दिए गए हैं, ये ब्लैक कलर का होता है। तो 3 कार्ड्स फिर से निकाल दिए गए हैं। टोटल कार्ड्स कितने बचे हमारे पास, टोटल कार्ड्स हमारे पास बचे 49। कह रहा है उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हार्ट का होगा। तो टोटल हार्ट के कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल हार्ट के कार्ड्स होते हैं 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं। सो फेवरेबल आउटकम कितना आ गया 13, टोटल आउटकम कितना आ गया 49। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट विल बी इक्वल टू 13/49। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट। कह रहा है क्वीन, तो क्वीन कितनी है, फिर से एक क्वीन निकाल चुके हैं, टोटल 4 क्वींस थी, तो बची कितनी 3, टोटल कार्ड्स कितने हैं 49। सो प्रोबेबिलिटी इज 3/49। क्लब्स की प्रोबेबिलिटी, तो क्लब्स की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी भाई। सो एक कार्ड निकाला जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लब्स का है। तो देखिए क्लब्स के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, क्लब्स के टोटल कार्ड्स होते हैं 13 में से हमने 3 कार्ड्स निकाल दिए। ठीक है, सो टोटल क्लब्स के कार्ड जो हमारे पास बचे हैं वो कितने हैं 13 - 3, दैट इज इक्वल्स टू 10। सो फेवरेबल आउटकम हो गया 10 अपॉन टोटल आउटकम हो गया 49। सो द आंसर इज 10/49। ठीक है, दैट इज फॉर क्लब्स। अब आ जाते हैं कॉइन्स वाले क्वेश्चन पे। सो कॉइन, सिक्का उछालने वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कैसे करने हैं। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अगर कॉइन को एक बार उछाला है तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है।
सो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सो एक कॉइन को जब उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसका हमने सैंपल स्पेस बना लिया। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग हेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। बहुत सिंपल था, बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। अब देखिए 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, तो इसका सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सो 3 कॉइन्स जब उछाले जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 3 कॉइन्स जब उछाले जाएंगे तो हो सकता है, अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इस तरीके का डायग्राम बना लीजिए तो इजी हो जाता है। देखिए जब पहला सिक्का उछालेंगे ना तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, उसके बाद हेड के बाद फिर से जब सेकंड सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब सेकंड सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल आ सकता है। उसके बाद थर्ड सिक्का जब उछालेंगे तो यहाँ से भी हेड टेल आ सकता है, यहाँ से भी हेड टेल आ सकता है, यहाँ से भी हेड टेल आ सकता है, एंड यहाँ से भी हेड टेल आ सकता है। सो हमने टोटल कितने बार सिक्का उछाला, फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है, फिर सेकंड यहाँ पे एंड थर्ड यहाँ पे। सो 3 बार सिक्के उछाला या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, एक ही बात है। सो कह रहा है 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 2 हेड, ऑल हेड, एटलीस्ट 2 हेड। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। अब सैंपल स्पेस बनाने में कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी कोई स्पेसेस, कोई इवेंट्स मिस हो जाते हैं। उसके लिए क्या कीजिए, उसके लिए ये डायग्राम बना लीजिए, ट्री डायग्राम जिसको कहते हैं, बाइनरी ट्री, इस तरीके से बना लीजिए। तो देखिए एक बार सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर दूसरी बार उछालेंगे तो या तो हेड के बाद उछालेंगे या टेल के बाद उछालेंगे। तो हेड के बाद 2 आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। सिमिलरली टेल के बाद या तो हेड या तो टेल। फिर से क्या करेंगे, जब तीसरी बार उछालेंगे तो हेड के बाद फिर हेड टेल आ सकता है, टेल के बाद फिर हेड टेल आ सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, हमारा टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में पहला आ गया इस तरीके से, चलिए हेड हेड हेड। सो हेड हेड हेड, ये हो गया फर्स्ट इवेंट। फिर यहां से आ गए हेड हेड टेल, तो ये हो गया हेड हेड टेल। फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे आ गया हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। फिर आगे बढ़े हेड टेल टेल, सो हेड टेल टेल। फिर आगे बढ़े टेल हेड हेड, तो ये हो गया टेल हेड हेड। फिर आगे बढ़े टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। फिर आगे बढ़े टेल टेल हेड, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। सो ये आ गए हमारे टोटल आउटकम्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके बढ़ रहे हैं। पहले इधर बढ़े, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर आए, इधर से इधर आए एंड इधर से इधर आए। सो इस तरीके से हमको टॉप टू बॉटम तक जाना है, और जो जो रास्ते में पड़ेगा उसको लिखते चले जाएंगे तो हमको टोटल सैंपल स्पेस मिल जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू राइट। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने टोटल सैंपल स्पेस लिख लिए। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना हो गया बिल्कुल हलवा। कैसे हो गया हलवा, देखिए एक हेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड आया। ठीक है, सो एक हेड आया का मतलब है यहां पे चूज कीजिए कहां कहां पे एक हेड आ रहा है। तो एक हेड इस पे आ रहा है, एक हेड इस पे आ रहा है, एक हेड इस पे आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए 8। सो प्रोबेबिलिटी आ गई एक हेड की 3/8। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, सेकंड में क्या कह रहा है, 2 हेड्स। अब 2 हेड्स कहां कहां पे आए हैं ये देख लेते हैं। सो 2 हेड्स आए हैं, 2 हेड्स आए हैं कहां कहां पे देखते हैं। सो 2 हेड्स आए हैं हमारे, एक यहाँ पे, अरे यार गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान। सो 2 हेड्स यहाँ पे आए हैं, 2 हेड्स यहाँ पे आए हैं, 2 हेड्स यहाँ पे आए हैं और कहीं नहीं आए हैं। तो टोटल 2 हेड्स वाली कंडीशन कितनी हो गई, 1 2 3। सो 2 हेड्स की कंडीशन फिर से फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम कितना आ गया 8। सो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया है, एटली ऑल हेड्स, तीनों के तीनों हेड हों। ठीक है, सो तीनों के तीनों हेड की तो भाई एक ही कंडीशन है। सो ये हो गया 1/8। सो ऑल हेड में हो गया 1/8। फोर्थ पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स। अब देखिए एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है कम से कम 2 हेड, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही सिक्के उछाल लें।
तो एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो जाते हैं। तो कम से कम 2 कितने हैं इसमें, ठीक है, इसमें है 2, इसमें है 2 और इसमें है 2, और 3 किस में है, ये ट्रिपल एच वाला, ठीक है। सो अगर इन टोटल को काउंट कर लें तो कितना आ गया, ये आ गया 4 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 8, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सो एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 के बराबर, ठीक है। बिंदास, बिल्कुल सही है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओ माय गॉड, क्वेश्चन खत्म हो गए, सो दैट मीन्स दिस इज इट। सो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से सबसे पहले। सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में आपको आने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस का मतलब होता है इट इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। कोई भी एक पर्टिकुलर रूल चल रहा है, उस रूल के हिसाब से अगर हम नंबर्स को लिखते हैं सो उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल अगर हमने नंबर्स लिखे लेट्स से 1 देन 4 देन 9 देन 16 देन 25 एंड सो ऑन, तो ये नंबर्स जो लिखे हैं ये सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में क्यों है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर से है। किस ऑर्डर से है, ये एक ऑर्डर से है कि ये बेसिकली नंबर्स दीज आर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं कि दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट विल बी नोन एज अ सीक्वेंस। तो इसको हम लोग क्या जानेंगे, सीक्वेंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स का मतलब होता है द नंबर्स इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। तो यहां पे जो नंबर्स थे 1 4 9 16 25, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस का टर्म। तो सीक्वेंस का मतलब हो गया ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब वो नंबर्स किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं, हो सकता है फ्रॉम स्मॉल टू बिग अरेंज हो सकता है उनके बीच का डिफरेंस 2 का हो सकता है कि मतलब अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इस तरीके से भी हो सकती है सीरीज 1 2 3 4 5 6, सो ये भी एक सीक्वेंस हो गई, ठीक है। उसके बाद हो गया लेट्स से 1 4 9 16, ये भी एक सीक्वेंस हो गई, ठीक है। और हो सकता है लेट्स से 2 4 6 8, ये भी एक सीक्वेंस हो गई। सो दीज आर बेसिकली सीक्वेंसेस। ये सीक्वेंसेस हैं क्योंकि नंबर्स के बीच में एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, एक ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज है ये नंबर, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, सीक्वेंस बोला, ठीक है। टर्म्स का मतलब हो गया जो उनके टर्म्स होते हैं, जो उसमें आने वाले नंबर्स हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, सो द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज। तो जैसे हमने टर्म्स लिखे 1 2 3 4 5 6, ये हमारी सीक्वेंस थी। इस सीक्वेंस में अगर सारे टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो ये सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सीरीज। ये क्या बन गया, ये बन गया सीरीज, ठीक है। सिमिलरली जैसे टर्म्स दिए हैं 2 4 6 8 10, इस तरीके से इनके बीच में अगर एडिशन का साइन लगा दिया गया तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा सीरीज, ठीक है। सो ये सब क्या बन गए, ये सब बन गए सीरीज, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सीरीज के बारे में। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, सो प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस हुज टर्म्स ओबे अ सर्टेन पैटर्न। सो सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न फॉलो हो रहा है मतलब एक सर्टेन, जैसे यहां पे भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पे पैटर्न फॉलो हो रहा है कि सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। यहां पे क्या पैटर्न है, यहां पे पैटर्न है कि सबके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो ये पैटर्न है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रेडिसेसर इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो सक्सीडिंग टर्म होता है यानी जो बाद में आने वाला टर्म है, अगर उसका डिफरेंस निकाला जाए टू द प्रीसीडिंग टर्म, टू जो पहले आने वाले टर्म से, तो अगर हर केस में वो चीज सेम है तो हम लोग उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से 3 6 9 12 15। अब यहां पे देखिए जैसे इन दोनों टर्म्स में सक्सीडिंग टर्म है 6 और प्रीसीडिंग टर्म है 3, दोनों का डिफरेंस आया 3। सक्सीडिंग टर्म है 9, प्रीसीडिंग टर्म है 6, दोनों का डिफरेंस आया 3, देन 12 माइनस 9 इज 3,
देन 15 माइनस 12 इज 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सक्सेसिव टर्म्स हैं, जो बाद में आने वाला टर्म है, अगर उसका डिफरेंस पहले आने वाले टर्म से निकाला जा रहा है तो हर केस में ये जो डिफरेंस है ये सेम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो दिस इज इन शॉर्ट नोन एज एपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ठीक है, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या होता है, सो अ सीरीज ऑफ नंबर, बहुत सारे नंबर्स की सीरीज दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। वही वाली बात है, अब ऐसा नहीं है कि सब बढ़ने वाली ही हो सकती है, घटने वाली भी हो सकती है, सीरीज ऐसी भी हो सकती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा भी हो सकता है, 12, 10, 8, 6, 4 ऐसा भी हो सकता है। सो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे तो हर केस में जो डिफरेंस आएगा वो -2 का आएगा। सो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी सेम अमाउंट का डिक्रीज है हर स्टेप पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज एन एपी जिसका कॉमन डिफरेंस है 1 के बराबर। ठीक है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। सो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे तो डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, 1 का आएगा। ठीक है, इन जनरल एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, अब जनरल तरीके से देखा जाए तो एक एपी क्या होती है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसके जो टर्म्स हैं उनको कैसे लिखेंगे, उनको लिखेंगे इस तरीके से, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, सो इसका मतलब हुआ बेसिकली यहाँ पे कि अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, इन दैट केस फर्स्ट टर्म हो जाएगा a, सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस d, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जाएगा जब डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं। फाइनाइट एपी क्या होती है, देखिए एपी दो तरीके की होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। सो फाइनाइट एपी क्या होती है, ऐसी एपी जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीक्वेंस में फाइनाइट दिए हुए हैं सो उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे heights of some students of school standing in a queue in the morning assembly are this। सो ये कुछ बच्चे जो मॉर्निंग असेंबली में खड़े हैं उनकी हाइट, तो उनकी हाइट जो है वो हमने लिख ली। सो ये क्या हो गया, ये हो गया एक फाइनाइट एपी। अब देखिए सब में डिफरेंस कितने कितने का है, सब में डिफरेंस 1 1 का है, तो ये क्या हो गया फाइनाइट एपी, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। ठीक है, इनफाइनाइट एपी का मतलब होता है एक ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फाइनाइट, या फिर जिसे कह सकते हैं इनफाइनाइट। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है किसी भी एपी में तो उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट एपी। फॉर एग्जांपल 100, 70, 40, 10। अब यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है -30 का। सो -30 किया, फिर -30 किया, फिर -30 किया, फिर -30 आएगा। सो इस तरीके से जो टर्म्स चल रहे हैं डॉट 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 के फॉर्म में चल रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स, सो नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। और हर प्रीसीडिंग सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 1 के बराबर आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक फाइनाइट एपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। ए दिया है, डी दिया है, हमको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, सो चारों टर्म हमको लिखने हैं यहाँ से। तो फर्स्ट टर्म देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया 4। अभी मैंने बताया था फर्स्ट टर्म इज ए, तो ए जो दिया है वो हो गया फर्स्ट टर्म। अब डिफरेंस कितने का दिया है, डी का। सो सेकेंड टर्म किसके बराबर होता है, सेकेंड टर्म बराबर होता है a प्लस डी। तो a प्लस डी अगर यहां से करेंगे सो 4 + 5 कितना आ जाएगा, 9 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली थर्ड टर्म अगर देखें तो थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d। सो a प्लस 2d करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, फिर फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा a प्लस 3d। तो इसमें ऐड करेंगे 3d तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19। सो दीज आर द टर्म्स। ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे टर्म्स हो गए। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज।
फिर से ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है। सो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर यहां से लिख लेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज अ DIY। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, इसको अपने आप करेंगे। सो फर्स्ट टर्म हो जाएगा a, सेकंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d। सो ये सारे टर्म्स हो गए, ठीक है। सो इन टर्म्स को एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे कैलकुलेट करके। सो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1.25। सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा -1.50। थर्ड टर्म कितना आ जाएगा -1.75 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म निकालने का ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अगर हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है तो उसका हमको मान लीजिए 7th टर्म निकालना है, 8th टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, तो कोई भी जनरल टर्म निकालना है उसका फॉर्मूला होता है। सो nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। यहां पे ये जो है दिस इज नोन एज द nth टर्म, इसको हम लोग कहते हैं nth टर्म। यहां पे a जो हो गया ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। सो a इज द फर्स्ट टर्म, a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और d जो हो गया हमारा दैट इज द कॉमन डिफरेंस। सो a हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस। एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से हमारे पास सीरीज दी हुई है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी सीरीज है। तो इस सीरीज में अगर हम लोग को निकालना है लेट्स से 9th टर्म, ठीक है। सो 9th टर्म कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a9 इक्वल टू फर्स्ट टर्म a की जगह हो गया फर्स्ट टर्म है 5 प्लस n-1। n क्या होता है यहाँ पे, n होते हैं आपके नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो भी आपको टर्म निकालना है वो वाला टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। सो हमको यहां से निकालना है 9th टर्म, तो n की वैल्यू हो गई 9। सो ये हो गया 9 - 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का, क्योंकि 10 - 5 करेंगे तो भी 5 आएगा, 15 - 10 करेंगे तो भी 5 आएगा, 20 - 15 करेंगे तो भी 5 आएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 टाइम्स 5, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 5 कितना आ जाएगा 45। अब देखिए ये बेसिकली जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली 5 की टेबल है। सो 5 की टेबल में जो 9th टर्म होगा वो क्या होगा, जो 9th टर्म होगा वो 45 होगा और ये 45 है। मतलब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये प्रूव हो गया, हेंस, ठीक है, यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। सो ये फॉर्मूला इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, देखिए कह रहा है द rth टर्म ऑफ फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द एंड। अगर हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है और कह रहा है कि छठा टर्म निकालिए पीछे से, एंड से, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लेट देयर बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। तो हम लोग मान लेते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, इस तरीके से लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये इसका लास्ट टर्म है जो अभी हमने निकाला था 9th टर्म, ठीक है। सो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। देयर आर n टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे टोटल n टर्म्स है। n टर्म्स मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए सो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ये वाला कौन सा था, ये था 9th टर्म, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 9। देन rth टर्म फ्रॉम द एंड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला a प्लस n - r d। इस फॉर्मूले से हम rth टर्म निकाल सकते हैं पीछे से, rth टर्म निकाल सकते हैं पीछे से। मतलब अगर मान लीजिए इस सीरीज में हमको निकालना है 6th टर्म फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द एंड, 6th टर्म फ्रॉम द एंड अगर हमको निकालना है, 6th टर्म फ्रॉम द एंड, 6th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, तो कैसे निकालेंगे। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, r की वैल्यू हो गई हमारी 6। सो यहां से a का मतलब है फर्स्ट टर्म हो गया a प्लस n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे यहाँ पे 9। r का मतलब है कौन सा वाला टर्म निकालना है एंड से, तो हमको 6th टर्म निकालना था, तो r की वैल्यू हो गई 6 इंटू द कॉमन डिफरेंस 5।
सो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 टाइम्स 5, सो 5 3 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ये आ गया 20। यानी छठा टर्म फ्रॉम द एंड, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू 20। किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। भाई करके देख लेते हैं। ये हो गया 9th टर्म, ठीक है। 8th टर्म हो गया 40, फिर 7th टर्म हो गया 35, फिर 6th टर्म हो गया जैसे ऐसे मान लेते हैं, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म। सो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा यहाँ से 45, ये हो गया 40, ये हो गया 35, ये हो गया 30, फिर फिफ्थ टर्म हो गया 25, ठीक है, सिक्स्थ टर्म हो गया 20। तो हमको क्या निकालना था, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम दी एंड। देखिए, सो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम दी एंड जो निकाला वो कितना आ गया, वो आ गया 20। मतलब जो कुछ भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो यही चीज है यहाँ पे। सो ये फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हम यहाँ से आरएथ टर्म निकाल सकते हैं फ्रॉम दी एंड। मतलब शुरुआत से तो निकालने का तरीका a प्लस एन माइनस 1d जो इससे पहले बताया था, और पीछे से निकालने का ये तरीका हो गया, ठीक है। पीछे से निकालने का मतलब सीरीज के पीछे से निकालने का, डोंट टेक इट अदरवाइज, सीरीज के पीछे से आंसर निकालने का तरीका ये है, सही है। एक और फॉर्मूला होता है इसी चीज को करने का, क्या है, इफ L इज द लास्ट टर्म, ये L लिखा है 1 नहीं लिखा है, सो इफ L इज द लास्ट टर्म ऑफ द AP, अगर एक AP है जिसका L जो है वो लास्ट टर्म है, द rth टर्म फ्रॉम द एंड इज द rth टर्म ऑफ एन AP whose first term is L and common difference is minus D। अब यहाँ पे देखिए क्या खेल हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, जैसे मान लीजिए यही हमको एक सीरीज दी हुई है जिसका हमको लास्ट टर्म पता है 45 के बराबर है, ठीक है, इसको हमने L के बराबर बोल दिया, दिस इज द लास्ट टर्म। अब हमसे कह रहा है सिक्स्थ टर्म निकालो फ्रॉम द एंड। तो क्या करो, इस सीरीज को पूरा उल्टा ले लो, ठीक है, इस सीरीज को उल्टा ले लो। मतलब हमने अभी तक ये सीरीज लेफ्ट टू राइट पढ़ी थी, अब इसको उल्टा ले लो, राइट टू लेफ्ट ले लो। तो अगर इस सीरीज को राइट टू लेफ्ट लिया जाएगा तो यहां से जो फर्स्ट टर्म है, अब देखिए इस सीरीज को पूरा उल्टा देखिए, ठीक है, इस सीरीज को पीछे की तरफ से देखिए, इस तरफ से पीछे की तरफ, तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हमारे लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा 45, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म होता है, सो सक्सीडिंग टर्म होगा 40 और प्रीसीडिंग टर्म होगा 45, सो 40 माइनस 45 करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -5। अब यहां से अगर सिक्स्थ टर्म निकालें यूजिंग द वही वाला फॉर्मूला जो इससे पहले निकाला था, तो a प्लस फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, तो अगर हम इस सीरीज को पीछे से देखें तो a हमारे लिए हो जाएगा 45 प्लस n, मतलब हमको छठा टर्म निकालना है फ्रॉम दिस साइड, तो 6 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो डी की वैल्यू, अब पीछे से जाएंगे, देखिए लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो डी की वैल्यू रही थी +5, पर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी -5, सो डी की जगह रख दिया -5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 45 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू -5, दैट इज 45 माइनस 25, दैट इज इक्वल्स टू 20। तो यहां से भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भी कुछ है ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है, ये बिल्कुल क्लियर है कि इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। सो क्या बोला मैंने यहां से कि अगर हमको rth टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज, तो या तो हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए सीरीज में कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम लोग यहां से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमको लास्ट टर्म पता है सीरीज का, तो उस केस में हम लोग उसको फर्स्ट टर्म मान के कॉमन डिफरेंस -d मान के और a प्लस एन माइनस डी वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में हो जाएगा। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 30th टर्म ऑफ द AP। तो हमको AP दिया है, कह रहा है इसका 30वां टर्म बताइए, बहुत बढ़िया। सो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है 10, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, सो सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, ठीक है। सो हमको निकालना है 30th टर्म, सो 30th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a की वैल्यू आ गई यहाँ से क्या 10 प्लस 30 माइनस 1
इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई -3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3। सो 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 8 -87। सो आ जाएगा 10 -87 इज इक्वल्स टू माइनस का 77। सो दिस इज द फाइनल आंसर। 30th टर्म ऑफ द एपी, तो इस एपी का 30th टर्म, 30वां टर्म किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा -77 के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज -10 एंड द 10th टर्म इज -26, डिटरमाइन द 15th टर्म। अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपके पेपर में पूछे जाएंगे और बुक में भी दिए हुए हैं। कह रहा है 6th टर्म ऑफ एन एपी इज -10, सो 6th टर्म दिया है -10 के बराबर एंड 10th टर्म दिया है -26 के बराबर। कह रहा है फाइंड द 15th टर्म, तो 15th टर्म हमको यहां से फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे इस 15th टर्म को, देखिए। सो 6th टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो 6th टर्म का मतलब है A6 विल बी इक्वल टू A प्लस 6 - 1 इंटू डी। सो हमने यहां पे मान लिया लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू D। सो अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो 6th टर्म किसके बराबर आ जाएगा A प्लस 6 - 1D। 6th टर्म किसके बराबर दिया है -10 के, सो -10 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सो ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन 1। ठीक है, 6th टर्म वाले के लिए। अब 10th टर्म भी हमको दिया है, सो 10th टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो ये हो गया 10th टर्म विल बी इक्वल टू A प्लस 10 - 1 इंटू डी। सो 10th टर्म किसके बराबर दिया -26 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, सेकेंड इक्वेशन। देखिए हमारे पास दो अननोन है A और D। सो A और D हमको नहीं पता, ये अननोन है हमारे लिए। इन दोनों अननोन्स को क्या करेंगे जानने के लिए, दो इक्वेशन दो अननोन, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो देखते क्या आएगा। सो यहाँ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। -10 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D एंड -26 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। ठीक है, सो 26 - 10 ये हो गया 16 इज इक्वल टू A माइनस A कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -4D। सो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई यहाँ से -4 के बराबर। सो D की वैल्यू अगर -4 के बराबर आई है तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो A की वैल्यू निकालने के लिए हम D की वैल्यू रख देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। सो पुट D इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से D की वैल्यू अगर -4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू -4, तो ये हो गया -10 इज इक्वल्स टू A माइनस, अब देखिए 5 इंटू -4 करेंगे तो -20 आ जाएगा। इस -20 को इधर भेजा तो ये हो गया +20 -10 प्लस 20 इक्वल्स टू A। सो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 10। सो A की वैल्यू अगर 10 आ गई तो A की वैल्यू भी पता चल गई, D की वैल्यू भी पता चल गई। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है 15th टर्म। तो 15th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। A15 विल बी इक्वल टू A प्लस 15 - 1 दैट इज 14 इंटू D। D की वैल्यू कितनी हो गई -4। ठीक है, सो ये आ गया 10 - 56 दैट इज इक्वल टू -46। So this is the final answer. So 15th term will be equal to minus का 46. So this is the 15th term. ठीक है, so यहाँ से हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा था पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में आएगा। स्टार बना लीजिए, इसको लिख जरूर लीजिएगा। क्या किया है इसमें, 6th टर्म दिया है -10 के बराबर, 10th टर्म दिया है -26 के बराबर, 15th टर्म निकालना था तो हमने यहाँ से 15th टर्म दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब देखिए ये एपी दिया है, कह रहा है पीछे से 6th टर्म निकालिए। यहां से
अगर ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ से सिक्स्थ टर्म निकालिए, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ से हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है -40 के बराबर है, ठीक है। सो अगर इस AP को उल्टा देखा जाए तो इस AP के हिसाब से हमारा फर्स्ट टर्म हो गया -40 के हिसाब से। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, देखिए यहाँ से। सो कॉमन डिफरेंस अगर इधर से निकालेंगे तो सक्सीडिंग टर्म, देखिए इधर से मूव कर रहे हैं, सो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म 17 -14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। सो कॉमन डिफरेंस आ गया 3। कौन सा टर्म निकालना है हमको, सिक्स्थ टर्म निकालना है। सो n की वैल्यू हो गई 6। सो हमने क्या किया, बेसिकली फॉर्मूला रटा नहीं, बस हमने इस सीरीज को पीछे से पकड़ा और पीछे से सिक्स्थ टर्म निकाल देते हैं। सो यहाँ से हो गया सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू, एंड से मतलब हम एंड की तरफ से ही चल रहे हैं, ठीक है। सो एंड की तरफ से छठा टर्म निकालना है। सो ये हो जाएगा a दैट इज इक्वल टू -40 प्लस n -1, तो 6 -1 हो गया 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। सो हो गया -40 प्लस 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 25। तो ये आंसर कितना आ गया, माइनस का 25। दैट इज द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू माइनस का 25। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है क्या 200 इज 200 एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्या 200 इस सीक्वेंस का कोई टर्म है। ऐसे क्वेश्चन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लें तो भाई कसम से RD शर्मा, ML अग्रवाल, RS अग्रवाल, NCERT सब सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन भी नहीं अटकेगा, सारे क्वेश्चन आप इससे कर लेंगे अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। सो 200 कह रहा है क्या इस सीक्वेंस का कोई हिस्सा है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट 200 इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का nth टर्म जो है वो 200 है, तो nth टर्म के फॉर्मूले में लिख लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। सो यहाँ से an मतलब nth टर्म कितना है, nth टर्म है 200 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, सो डी की वैल्यू हो गई 7 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो 7 - 3 अगर करेंगे यहां से तो किसके बराबर आ जाएगा, 7 - 3 करेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा, दैट इज डी। अब n की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए पता कैसे चलेगा कि 200 जो है वो कोई एक पर्टिकुलर टर्म है किसी सीरीज का, तो अगर n की वैल्यू होल नंबर के फॉर्म में आएगी तब तो ये सीरीज का सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का टर्म होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि टर्म क्या होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, यही तो हो सकता है भाई। ऐसा तो नहीं सकता कि 14.5 टर्म, 15.6 टर्म, ऐसा तो टर्म होता है नहीं। टर्म हमेशा पूरे क्वांटिटी में होता है। सो होल नंबर में n की वैल्यू होल नंबर के फॉर्म में आनी चाहिए। अगर आई तो हाँ ये इसका हिस्सा है, अगर नहीं आई तो ये इसका हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक किस्सा है, ठीक है। सो सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया 200 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4। अब देखिए 3 प्लस 4n माइनस 4, 3 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, -1, -1 को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 200 -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 4n, तो ये आ जाएगा 201/4 इक्वल्स टू n। तो देखिए n डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। अब n यहाँ पे होल नंबर के फॉर्म में नहीं आ रहा। 201 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 201 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, होल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। सो होल नंबर में क्योंकि नहीं आएगा 50.2 आएगा, शायद 25 आएगा। सो क्योंकि ये होल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा, देयरफॉर वी कैन से 200 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये 200 जो है सीक्वेंस का टर्म है ही नहीं, ठीक है, यहां से बिलोंग ही नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाते हैं ना तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ध्यान से आपको समझना है, रटना है, जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन ये आपको करना ही करना पड़ेगा और इसको लिख जरूर लीजिएगा कॉपी में, तभी आप कुछ कर पाएंगे। कह क्या रहे हैं कि अगर हमको कुछ टर्म्स दिए हैं जिनको हमको सपोज करना है किसी क्वेश्चन में, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 हैं, ठीक है, कह रहा है हमारे पास 3 टर्म्स आर इन एपी और कुछ कंडीशन दिए लेकिन वो तीनों टर्म नहीं दिए, तो उस केस में आप तीनों टर्म लेंगे क्या, पहला टर्म लेंगे a - d,
दूसरा टर्म लेंगे a और तीसरा टर्म लेंगे a प्लस डी, जहां पे कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, जहां पे कॉमन डिफरेंस d के बराबर होगा। समझिएगा इस चीज को, ठीक है। सो यहां पे कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, यहां पे कॉमन डिफरेंस d के बराबर होगा। सो अगर हमको 3 टर्म्स लेने हैं एपी में, तो हम पहला टर्म लेंगे a माइनस डी, दूसरा टर्म लेंगे a और तीसरा टर्म लेंगे a प्लस डी। यहां पे अगर हम सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करें, सो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म अगर यहां से करें, सो दैट इज a माइनस ऑफ a माइनस डी, तो ये हो जाएगा a माइनस ए प्लस डी। सो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, प्लस डी आ जाएगा। सो उस केस में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो d के बराबर आएगा, ठीक है। सो अगर 3 टर्म्स दिए हैं हमको, तो हमारा फर्स्ट टर्म लेना है a माइनस डी, सेकेंड टर्म लेना है a और थर्ड टर्म लेना है a प्लस डी। अगर किसी क्वेश्चन में कह रहा है 4 टर्म्स की बात कर रहा है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर 4 टर्म्स की बात कर रहा है तो पहला टर्म लेना है a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी। 4 टर्म्स की अगर बात कर रहा है, 4 टर्म्स विच आर इन एपी, सो उस तरीके से हमको क्या करना है, पहला टर्म होगा a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी, इस तरीके से लेना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहां पे कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस यहां पे होगा 2d के बराबर, ठीक है। करके देख लीजिए। सिमिलरली अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स 5 लेने हैं, कि 5 टर्म्स आ रहे हैं एपी और हमको पता नहीं है, तो हम लोग कौन कौन से टर्म लेंगे, a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस टू डी। देखिए 5 और ऑड वाले में क्या होता है, बेसिकली ऑड वाले में a वाले को ले लो बीच में, उसके पीछे उतने लगा दो और उसके आगे उतने लगा दो। जैसे 5 टर्म है तो 5 का बीच का क्या हो गया, 5 का बीच का हो गया थर्ड टर्म, ठीक है। सो हमने थर्ड टर्म को ले लिया a के पीछे 2 टर्म लगा दो, तो a के आगे 2 टर्म लगा दो, और डिफरेंस हमेशा कितने का रखो, डिफरेंस हमेशा रखो d का। सो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो डिफरेंस d का रहेगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो डिफरेंस 2d का रहेगा, तभी इवन नंबर आएगा, ठीक है। 6 वाला जो है वो इस तरीके से ले सकते हैं, ऑल्दो 6 वाला कभी पूछा नहीं जाता है, सो आपके लेवल पे नहीं है। एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अलग बात है, तो आपको 6 तक का भी आ सकता है, तो उसके लिए ये लिख जरूर लीजिएगा। So it should be noted that in case of an odd number of terms, the middle term is a। देखो जो मैं बता रहा था सत्य घटनाओं पे आधारित है, तो मैं यही कह रहा था कि अगर odd number of terms की बात करेंगे तो उसमें a आएगा, ठीक है। और अगर even number of terms की बात करेंगे तो जो बीच वाला टर्म होता है वो होता है a माइनस डी एंड a प्लस डी। इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2d के बराबर होगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस d के बराबर होगा। ये यहां से आपको लिखना है, इस चीज को आपको समझना है। क्वेश्चन कराता हूं उससे समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर। अब देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, कह रहा है कि 3 नंबर्स जो एपी में है उनका सम -3 के बराबर है। तो हम लोग यहां से ले लेंगे लेट द 3 टर्म्स आर, 3 टर्म जो हम लोग लेंगे वो कौन कौन से ले लेंगे, तो ये ले लेंगे a माइनस डी फर्स्ट टर्म, a सेकेंड टर्म एंड a प्लस डी थर्ड टर्म। अब यहां पे 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होगा वो d के बराबर होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो a माइनस डी के बराबर होगा, ठीक है। कह रहा है कि 3 नंबर्स एपी में है और उनका जो सम है वो -3 के बराबर है। तो यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग यहां से लिखें, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों टर्म्स का अगर हम सम करें तो कर लेते हैं भाई, इन तीनों टर्म्स का अगर हम सम करें तो सम किसके बराबर है, -3 के, ठीक है। तो कर लेते हैं सम, माइनस डी से प्लस डी कट गया, ये आ गया 3a इज इक्वल्स टू -3। सो a की वैल्यू आ गई यहां से -1 के बराबर। सो ले कुछ भी सकते थे तीनों टर्म्स, लेकिन अगर आप तीनों टर्म्स को इस तरीके से लेंगे ना तो इजी हो जाता है सॉल्व करना, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहां से डायरेक्टली देखिए a की वैल्यू आ गई -1 के बराबर। कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 8, यानी इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के बराबर आएगा। तो भाई इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट अगर दिया है तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट हमारा a की वैल्यू होगी -1 माइनस डी, ठीक है, फिर -1 फिर -1 प्लस डी। सो इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सो ये किसके बराबर आ रहा है, 8 के बराबर। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, d की वैल्यू। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a और d की वैल्यू चाहिए। अगर a और d की वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन हो गया बिल्कुल बिंदास सॉल्व, ठीक है। सो अब इसको क्या करें भाई, इसको लिख सकते हैं, देखिए माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस डी इंटू डी -1 इज इक्वल्स टू 8। तो इसको 1 प्लस डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d प्लस 1
इंटू डी माइनस वन इज इक्वल्स टू 8। तो किया क्या, इस माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो दोनों साइंस थे कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो गया 1 प्लस डी, तो डी प्लस वन डी माइनस वन, तो ये किसके बराबर हो गया, डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू 8 बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू 8। सो डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस वन को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस 3। ठीक है, प्लस माइनस 3 क्यों भाई, क्योंकि प्लस 3 इंटू प्लस 3 करोगे तब भी 9 आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3 करोगे तब भी 9 आएगा। ठीक है, सो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। अब डी की दो वैल्यूज आई हैं, मतलब दो सीरीज बनेंगी। कैसे कैसे बन सकती हैं, तो पहली सीरीज बन सकती है, देखिए पहला नंबर है -1। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस कितने का है, अगर मान लेते हैं 3 का, तो कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, -2। फिर इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये इसमें सॉरी ये आ जाएगा +2, और इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो या तो पहली सीरीज ऐसी हो सकती है, या फिर दूसरी सीरीज क्या हो सकती है, पहला टर्म है -1, ठीक है, इसमें -3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, -4। इसमें -3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, -7। तो कह रहा है फाइंड द नंबर्स, तो ये हमको नंबर्स निकालने थे, तो ये हमारे नंबर्स आ गए। बताइए हाँ या ना, हाँ है या ना है। सो ए की वैल्यू है -1 माइनस डी -4, उसके बाद है -1 प्लस डी, सो -1। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ है देख लेते हैं, सॉरी पीछे हो गया, हाँ थोड़ा सा छोटा, अरे यार इतना बड़ा क्या रे भाई। ठीक है, हाँ देखिए, सो a की वैल्यू हो गई -1, तो a की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं -1। अब a माइनस डी, जब d की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 3 के बराबर। ठीक है, सो -1 प्लस 3, सो -1 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2, और a प्लस डी, सो -1 प्लस -1, अच्छा जब 3 लिया था तो यहाँ पे आएगा -1 माइनस 3, सो -1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, एंड -1 प्लस 3, सो -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस 3 2 के बराबर। सो पहली जो सीरीज बन जाएगी वो बन जाएगी -4 -1 एंड 2। एंड सिमिलरली जब हमने d लिया है 3, जब d लेंगे -3 तो a की वैल्यू तो वही रहेगी -1। अब a माइनस डी का मतलब हो गया, a माइनस डी का मतलब हो गया, a है -1 माइनस 3। ठीक है, सो ये हो जाएगा -1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 के बराबर। और थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी, सो a है -1 प्लस -3, तो ये हो जाएगा -1 -3, तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से जो टर्म आ जाएंगे वो आ जाएगा 2 -1 -4, और यहाँ से आ जाएंगे -4 -1 2। सो ये आ जाएंगी हमारी दोनों सीरीज, या जब d की वैल्यू 3 है या फिर जब d की वैल्यू -3 है। सो दीज विल बी द टर्म्स। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। देखिए 4 टर्म्स निकालने हैं, whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। तो 4 टर्म जिनका सम 20 के बराबर है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। सो हमने ले लिया फर्स्ट टर्म लेट से a माइनस डी, दूसरा ले लिया a प्लस डी, इससे पहले ले लिया a माइनस 3d, और इसके बाद ले लिया a प्लस 3d। ठीक है, अगर वापस पीछे मुड़े क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो देखिए जब 4 टर्म्स होते हैं तो 4 टर्म्स में क्या क्या होते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। सो यहाँ से हमने वही वाले टर्म्स ले लिए, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a माइनस 3d। अब फायदा क्या होगा, देखिए ये टर्म्स लेने से, आप लेने के लिए कुछ भी ले सकते थे, लेकिन इसको लेने से फायदा क्या होता है कि सॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है। सो कह रहा है सम इज इक्वल्स टू 20, यानी इन सबको अगर ऐड करें तो ऐड करने पे किसके बराबर आ जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा 20 के बराबर। तो करके देखते हैं इनको ऐड। सो -3d प्लस 3d कैंसिल हो गया, -d प्लस d कैंसिल हो गया, a प्लस a प्लस a प्लस a कितने हो गए, 4a इज इक्वल्स टू 20। सो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। सो हमको ये 4 टर्म्स निकालने थे, जिसमें से a की वैल्यू तो हलवा बिल्कुल एक बार में मिल गई, विच इज इक्वल्स टू 5। अब d की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालने के लिए हमको दूसरी कंडीशन दी है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स
इज 120, यानी इन सारे टर्म्स के स्क्वायर का सम 120 के बराबर है। तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं, इनका स्क्वायर का सम। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, सो ये हो जाएगा a माइनस 3d के स्क्वायर का सम विद a माइनस डी का स्क्वायर का सम, फिर a प्लस डी के स्क्वायर का सम, फिर a प्लस 3d के स्क्वायर का सम करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो देखिए फर्स्ट टर्म का a माइनस बी होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, फिर थर्ड टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है, ये आ गया इसका। फिर थर्ड टर्म का करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस थर्ड का करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad। अब देखिए होगा क्या, सो ये किसके बराबर है, इन सब का सम का स्क्वायर, सब ये किसके बराबर है, ये 120 के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, 120 के बराबर पुट कर दिया। अब देखिए होगा क्या, माइनस 6ad प्लस 6ad कैंसिल हो गया, 2ad माइनस 2ad कैंसिल हो गया। अब इन सबको ऐड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 हो गया 10, 9 प्लस 1 हो गया 10 प्लस 10 20, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120, ठीक है। सो एक इक्वेजन हमारे पास यहाँ से ये आ गई। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेजन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 4 इज द कॉमन मल्टीपल इन दिस इक्वेजन। तो अगर इस पूरी इक्वेजन को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। क्या किया, इस पूरी इक्वेजन को 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 4 यहाँ पे कॉमन मल्टीपल था, सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी इक्वेजन को 4 से डिवाइड कर दिया। अब a की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता चल चुकी है 5 के बराबर है, तो a का स्क्वायर यहाँ पे रखा तो ये आ गया 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। सो इस 25 को उधर भेज दिया तो 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 25 हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से आ गया d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो यहाँ से आ गया d की वैल्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, यानी प्लस 1 भी हो सकती है माइनस 1 भी हो सकती है, और a की वैल्यू 5 ऑलरेडी आ चुकी है। सो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं दोनों सीरीज। तो टर्म्स क्या क्या आ जाएंगे, देखिए a माइनस 3d, सो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू थी 5। अब देखिए d की वैल्यू एक बार 1 लेनी पड़ेगी और d की वैल्यू एक बार माइनस 1 लेनी पड़ेगी। तो 1 लेके देखते हैं, सो 1 लेंगे तो कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू होगी 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2, देन 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, देन 5 प्लस 1, सो 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6, देन 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 8, 5 3 8, ठीक है। ये हो गई हमारी ये सीरीज। जब माइनस 1 लेंगे तो माइनस 1 के केस में क्या आ जाएगा, देखिए सो a की वैल्यू है 5 माइनस 3 टाइम्स माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3, सो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 4 और फिर ये आ जाएगा 2, ठीक है। सो यहाँ से ये जो सीरीज है या तो 2 4 6 8 हो जाएगा या फिर 8 6 4 2 हो जाएगा। सो दीज आर द 2 सीरीज जो यहाँ से हो सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, खत्म हो गई है हमारी ये वाली सीरीज की क्वेश्चन। सो एपी का जो इंट्रोडक्शन था दैट इज इट, इसके बारे में हो गया। सो इसमें हमने पढ़ा क्या कि अगर हमको 3 4 5 6 टर्म्स दिए हैं तो वो उसके बराबर होते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला हमको यहाँ से पता चल गया, एपी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ से पता कर ली। अगर हमको rth टर्म निकालना है फ्रॉम दी एंड तो उसका फॉर्मूला हमने सीख लिया और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर लिए। सो अगर आपने ये इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो भाई कसम से सारे क्वेश्चंस फोड़ देंगे, आग लगा देंगे और बिल्कुल सही सही सॉल्व कर लेंगे।